साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप गूगल में जा करके विजन आईएएस डेली करंट अफेयर हिंदी में चाहिए तो हिंदी लिखिए, इंग्लिश में चाहिए तो हिंदी लिखिए और जो पहला लिंक खुलेगा वहाँ से आप जा करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला आर्टिकल है, यूनेस्को और आईयूसीएन ने संयुक्त रूप से विश्व धरोहर हिमनद जलवायु परिवर्तन के प्रहरी वर्ल्ड हेरिटेज ग्लेशियर्स WHG सेंटिल्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। देखिए, इस रिपोर्ट में 50 विश्व धरोहर हिमनदीकृत स्थलों वर्ल्ड हेरिटेज ग्लेशियराइज्ड साइट्स WHGS में हिमनदों के समक्ष मौजूद खतरों को रेखांकित किया गया है। कितने को? 50 को किया गया है। साथ ही इसमें इन हिमनदों के संरक्षण के लिए कुछ सुझाव भी प्रदान किए गए हैं। देखिए, हिमनद क्या होते हैं? हिमनद जो है मंद गति से गतिशील हिमपिंड होते हैं। इनका निर्माण ठंडे स्थानों में हिम के संचयन और ठोस क्रिस्टल का रूप धारण करने से होता है। अब इस रिपोर्ट के जो मुख्य फाइंडिंग्स हैं वो क्या है? पहला है, वर्ष 2000 के बाद से विश्व धरोहर हिमनद WHG तेजी से पिघल रहे हैं। इसने वैश्विक स्तर पर समुद्री जल स्तर में हुई वृद्धि में लगभग 5% का योगदान दिया है। जो विश्व धरोहर हिमनद 50 हैं वो वर्ष 2050 तक विश्व धरोहर हिमनद के 1/3 भाग में हिमनद जो है वो समाप्त हो जाएंगे। साथ ही वर्ष 2100 तक विश्व धरोहर हिमनद के लगभग आधे भाग में हिमनद पूरी तरह से समाप्त हो सकते हैं। हिमनदों के पिघलने की दर में वृद्धि होगी। इसके परिणाम स्वरूप हिमनद झील के टूटने से आने वाली बाढ़, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स GLF की घटनाएं हो सकती हैं। हिमनद झीलों के तटबंधों के टूटने या ढहने या टूटने से ये जो हिमनद झील के टूटने से होने वाली बाढ़ है या जिसे GLF कहते हैं की घटनाएं होती हैं। इसके कारण ढलान की दिशा में स्थित घाटियों में अचानक और प्रचंड बाढ़ आ जाती है। ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए विश्व धरोहर हिमनद के 2/3 हिस्से को बचाया जा सकता है। जो सिफारिशें की गई हैं इसमें वो क्या है? पहला कि विश्व धरोहर हिमनद से जुड़ी जानकारी के अभाव का पता लगाना, उसकी निगरानी नेटवर्क में सुधार करना चाहिए। दूसरा, अग्रिम चेतावनी प्रणाली लागू करना और आपदा जोखिम को कम करने के उपाय लागू करने चाहिए। तीसरा है, हिमनदों संबंधित व्यापक अनुसंधान में सहायता प्रदान करने और प्रभावी कार्रवाई संबंधी उपाय विकसित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय कोष का निर्माण करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले हम लोग जो हिमनद हैं, हिमनदों का महत्व किन किन क्षेत्रों में, उन महत्वों को थोड़ा देख लेते हैं। पहला, जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण इंडिकेटर के तौर पर कार्य करते हैं। दूसरा, पृथ्वी की लगभग 10% सतह पर हिमनद मौजूद हैं। तीसरा, वैश्विक स्तर पर लाखों पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं और लगभग आधी मानव आबादी के लिए महत्वपूर्ण जल संसाधन प्रदान करने का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त कई स्थानीय समुदायों के लिए पवित्र स्थान के रूप में ये होते हैं और महत्वपूर्ण पारितंत्र सेवाओं का स्रोत और उच्च जैव विविधता वाले ये होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है COP27 जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार जलवायु संबंधी क्षतिपूर्ति को एजेंडे में शामिल किया गया है। तो देखिए, COP27 का आयोजन मिस्र के शर्म अल शेख में किया जा रहा है। इसमें शामिल प्रतिनिधि जलवायु संबंधी मुआवजे पर चर्चा करने के लिए सहमत हुए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि COP27 जो है जलवायु शिखर सम्मेलन UNFCCC का जो COP27 है वो कहाँ पर हो रहा है? मिस्र के शर्म अल शेख में हो रहा है। इससे पहले जो COP26 हुआ था वो UK के ग्लासगो में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। यह कदम जो है प्रतिनिधि जलवायु संबंधी मुआवजे पर जो चर्चा है, यह कदम जलवायु संबंधी आपदाओं के पीड़ितों के प्रति एकजुटता की एक नई भावना को दर्शाता है। अब यदि बात करें कि जलवायु संबंधी क्षतिपूर्ति क्लाइमेट कंपनसेशन ये है क्या, तो यह ग्लोबल वार्मिंग के प्रति शुभेद्य तथा जो सेंसिटिव हैं तथा निम्न आय वाले देशों को क्षतिपूर्ति के रूप में विकसित देशों द्वारा ध्यान रखिएगा, विकासशील नहीं, विकसित देशों द्वारा प्रदान किए जाने वाला धन है। मुआवजा प्राप्त करने वाले ये देश ग्लोबल वार्मिंग में बहुत कम योगदान देते हैं। दूसरा टर्म है पक्षकारों का सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। COP27 है, तो COP क्या है? तो यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC का निर्णय लेने वाला शीर्ष निकाय है। पिछले वर्ष उच्च आय वाले देशों ने COP26 में हानि और क्षति का वित्त पोषण करने वाले निकाय संबंधी प्रस्ताव पर रोक लगा दी थी।
हालांकि इस दौरान हानि और क्षति, लॉस एंड डैमेज के वित्त पोषण पर चर्चा के लिए 3 वर्ष तक वार्ताओं को आयोजित करने का समर्थन किया गया था। और कॉप 26 का आयोजन कहाँ हुआ था? यूके के ग्लासगो में हुआ था। कॉप 27 में अब एजेंडा में रही हानि और क्षति संबंधी चर्चाओं में क्षतिपूर्ति संबंधी देयता या बाध्यता को शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि इसके तहत वर्ष 2024 तक एक अंतिम निर्णय तक पहुंचने की मंशा जाहिर की गई है। यह जलवायु संबंधी बढ़ती चरम घटनाओं को देखते हुए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन घटनाओं के कारण व्यापक रूप से आर्थिक और गैर आर्थिक हानि होती है। देखिए, इससे पहले कॉप 19 में कॉप 19 के दौरान हानि और क्षति के लिए वारसा अंतर्राष्ट्रीय तंत्र की स्थापना की गई। ध्यान रखिएगा, हानि और क्षति के लिए कौन सा कब अंतर्राष्ट्रीय तंत्र की स्थापना की गई थी? जो कॉप 19 था, यहां पर वारसा अंतर्राष्ट्रीय तंत्र जो है ये हानि और क्षति से संबंधित है। यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए कॉप 19 जो हुआ था 2013 में, तो कॉप 19 में वारसा अंतर्राष्ट्रीय तंत्र WIM की स्थापना की गई थी। इसके बाद 2015 में कॉप 21 होता है फ्रांस में हानि और क्षति को पेरिस समझौते के अनुच्छेद 8 में शामिल किया गया। फिर 2017 में कॉप 23 में फिजी में होता है, फिजी क्लियरिंग हाउस को लॉन्च किया गया। और फिर कॉप 2019 में कॉप 25 में WIM वारसा अंतर्राष्ट्रीय तंत्र की समीक्षा की गई और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए सेंटियागो नेटवर्क की स्थापना की गई। फिर 2021 आता है कॉप 26 जो कि आपका ग्लासगो में होता है, में सेंटियागो नेटवर्क कार्यप्रणाली पर सहमत बनी तथा ग्लासगो संवाद की स्थापना की गई। फिर 2021 में ही कॉप 27 के तहत सेंटियागो नेटवर्क के लिए संस्थागत व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया। यहां देखिए G20 ने इंशु रेसिलियंस ग्लोबल पार्टनरशिप के निर्माण का स्वागत किया 2017 से 2019 के बीच में। और यहीं पर हानि और क्षति के लिए वित्त पोषण के स्रोतों पर युवा विशेषज्ञ संवाद तथा तकनीकी पत्र प्रस्तुत किया गया। और 2021 में हानि और क्षति के वित्त पोषण पर प्रथम ग्लासगो संवाद तथा सेंटियागो नेटवर्क पर प्रथम तकनीकी कार्यशाला आयोजित की गई। अब जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों की बात करें तो प्राकृतिक आपदा में जलवायु परिवर्तन के योगदान की सीमा के धारण करना और आपदाओं के लिए क्षतिपूर्ति राशि के अरबों तक बढ़ने की संभावना है, ये सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। अब यदि हम लोग यहाँ बात करते हैं UNFCCC के बारे में, तो इसका सचिवालय कहाँ पे है? जर्मनी के वॉन शहर में। इसे वर्ष 1992 में 1992 में अपनाया गया था। ठीक है, अर्थ समिट 1992 में जो होता है ब्राजील में। UNFCCC अंतरराष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन के लिए आधारभूत कानूनी संरचना और सिद्धांतों का निर्धारण करता है। लगभग सभी देश, भारत सहित 198 देश इसके सदस्य हैं। यह क्योटो प्रोटोकॉल जो कि 1997 में होता है और पेरिस समझौता 2015 की मूल संधि है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी FRT को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच नीति आयोग ने DG यात्रा की डेटा निजता पर केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। देखिए DG यात्रा क्या है? DG यात्रा फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी FRT पर आधारित बायोमेट्रिक जानकारियों से युक्त बाधा रहित यात्रा अनुभव प्रदान करता है। यह उद्योग के इंडस्ट्री के नेतृत्व वाली एक पहल है जिसमें नागर विमानन मंत्रालय सहयोग कर रहा है। यह कागज रहित यात्रा की सुविधा प्रदान करेगी, साथ ही हवाई अड्डे पर अलग अलग चेक पॉइंट्स पर पहचान संबंधी जांच की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार यह बाधा रहित परेशानी मुक्त यात्रा को सक्षम बनाएगी। और यह ध्यान रखिएगा, DG यात्रा का उपयोग पूरी तरीके से स्वैच्छिक है। ये इससे जुड़ी चिंताएं क्या है कि गंतव्य स्थान पर यात्री पहचान के लिए भारत के बाहर डेटा को भेजा जाना या उसका भंडारण किया जाना। जैसे इसका इस्तेमाल अगर अमेरिका में होता है तो भारत का डेटा को वहां भेजा जाएगा। दूसरा, सुरक्षा है। सरकारी एजेंसियों को यात्री के डेटा तक पहुंच प्रदान की जा सकती है। देखिए, नीति आयोग ने इस प्रणाली को शुरू करने से पहले एल्गोरिदम ऑडिट, साइबर सुरक्षा ऑडिट आदि करने की सिफारिश की है। देखिए, फेशियल रिकॉग्निशन FRT के बारे में देखते हैं। तो इससे पहले बात करते हैं कि फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। तो इसमें देखिए क्या है कि पहले जब आप जाएंगे तो जो कैमरा होगा, कैमरा कैप्चर करेगा। सबसे पहले तस्वीर को कैप्चर करना आवश्यक होता है। यह मौजूदा तस्वीरों को स्कैन करके या कैमरों का उपयोग करके किया जा सकता है। फिर डेटा निकाला जाता है। सैंपल से चेहरे का विशेष डेटा तैयार किया जाता है और तुलना करना। इसके बाद निकाले गए डेटा की डेटाबेस
से तुलना की जाती है और फिर मिलान किया जाता है। तो सॉफ्टवेयर यह निर्धारित करता है कि सैंपल डेटाबेस में किसी भी तस्वीर से मेल खाता है या नहीं है, क्योंकि आपका रिकॉर्ड पहले से उनके डेटाबेस में मौजूद रहेगा। इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है और कहाँ होता है और कहाँ हो सकता है, जैसे कि हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बैंक और वित्तीय संस्थान, स्टेडियम, सार्वजनिक परिवहन, सरकारी कार्यालय, व्यावसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि जगह इसका कई जगह इसमें इस्तेमाल होता है और कई जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात करते हैं FRT फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो FRT किसी तस्वीर या वीडियो में किसी चेहरे की पहचान का आकलन, विश्लेषण और पुष्टि करती है। इसमें आमतौर पर कंप्यूटर आधारित फिल्टर का उपयोग करके तस्वीरों को संख्यात्मक कोड में बदलकर उनकी तुलना की जा सकती है। प्रमुख मापदंडों में आंखों के बीच की दूरी और माथे से ठुड्डी तक, ये माथे से ठुड्डी तक की दूरी शामिल होती है। इस टेक्नोलॉजी का उपयोग पेंशन भोगियों द्वारा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने, दिल्ली पुलिस द्वारा लापता बच्चों का पता लगाने आदि के लिए किया जा रहा है। आगे बात करते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने वर्ष 2022 में वैश्विक जलवायु की अंतिम प्रोविजनल स्थिति रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के जो मुख्य निष्कर्ष क्या है, पहला, ग्रीन हाउस गैस की वायुमंडलीय सांद्रता के बारे में। पूर्व औद्योगिक स्तरों से कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में 149%, 149% तथा मीथेन में 262% और नाइट्रस ऑक्साइड में 124% की वृद्धि दर्ज की गई है। कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैस के बढ़ते उत्सर्जन से वायुमंडल की ऊपरी सतह में एक धनात्मक विकिरण असंतुलन पैदा होता है। इससे पृथ्वी पर ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में संचय होता है। इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। दूसरा है सतह का वैश्विक औसत तापमान। पिछले 8 सालों को अब तक के सबसे गर्म 8 वर्ष माना जा रहा है। वैश्विक औसत तापमान पूर्व औद्योगिक युग सन 1850 से 1900 के औसत से लगभग 1.15 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक है। तीसरा है ओशन हीट कंटेंट। महासागरों द्वारा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा के संबंध में वर्ष 2022 में महासागरीय सतह के 55% हिस्से में समुद्री हीट वेव की कम से कम एक परिघटना दर्ज की गई थी। समुद्री बर्फ का विस्तार, ग्रीनलैंड आइस शीट के कुल द्रव्यमान में लगभग 26वें वर्ष नकारात्मक संतुलन दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्या सुझाव दिए गए हैं? तो सुझावों की यदि बात करें तो देखिए, अलग अलग विपदाओं से जुड़ी पूर्व चेतावनी प्रणाली जैसे अनुकूलन उपायों की मदद ली जानी चाहिए। शमन रणनीतियां अपनाई जानी चाहिए, जैसे भवनों को अधिक ऊर्जा कुशल बनाने के लिए उनमें बदलाव अर्थात रेट्रोफिटिंग करना, अच्छे ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा को अपनाना इत्यादि। अगला है विमुद्रीकरण, डीमोनेटाइजेशन के 6 साल बाद 2016 में हुआ था। जनता के पास मौजूद नकदी 30.88 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। देखिए, विमुद्रीकरण के बाद से जनता के पास नकदी नवंबर 2016 के स्तर से 71.84% अधिक है। जो कैश फ्लो है वो 71.84% अधिक हो गया है। डिमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण होता क्या है? तो यह एक मुद्रा इकाई के वैध दर्जे अर्थात लीगल टेंडर को समाप्त करना विमुद्रीकरण डिमोनेटाइजेशन कहलाता है। उदाहरण के लिए वर्ष 2016 में 500 और 1000 मूल्य वर्ग की मुद्रा इकाई का विमुद्रीकरण किया गया था। अब बात करते हैं करेंसी इन सर्कुलेशन के बढ़ने के रीजन क्या है, कारण क्या है। पहला, विशेषकर छोटे शहरों में लोग नकदी रखने को अधिक प्राथमिकता देते हैं। दूसरा, 15 करोड़ लोगों के पास कोई बैंक खाता नहीं है। तीसरा, नगद भुगतान से गोपनीयता और स्वायत्ता दोनों बनी रहती है क्योंकि इसमें कोई तीसरा पक्ष शामिल नहीं होता है। चौथा, यह भुगतान का सरल, तेज और विश्वसनीय तरीका है। कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था या डिजिटल लेन देन अपनाने के लाभ क्या है? पारदर्शिता और कर आधार में टैक्स बेस में बढ़ोतरी होती है, साथ ही भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में भी मदद मिलती है। दूसरा, जाली मुद्रा के सर्कुलेशन पर अंकुश लगाया जा सकता है। अर्थव्यवस्था पर विनियामकों का बेहतर नियंत्रण बना रहता है, साथ ही वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में मदद मिलती है। फिनटेक भुगतान, खरीद और नगद हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करते हैं, साथ ही लोगों को निवेश करने, उधार लेने और उनके खर्चों पर नजर रखने में भी मदद करते हैं। कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख पहले हैं। अलग अलग अभियानों के द्वारा डिजिटल वित्तीय जागरूकता और साक्षरता को बढ़ावा दिया जा रहा है। आरबीआई कहता है ये जो प्रमुख अभियान है, नाम याद रखिएगा, आरबीआई कहता है और ई बात, इस तरह के प्रमुख अभियान है। मोबाइल वॉलेट, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, माइक्रो एटीएम, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली आदि जैसे प्रीपेड भुगतान विकल्प शुरू किए गए हैं।
बजट 2022 में ई रुपया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC को लॉन्च करने की घोषणा की गई है। जनता के पास मौजूद नकदी की गणना कुल CIC कैश इनफ्लो ये आपका कैश इन सर्कुलेशन जो है, कैश इन सर्कुलेशन में से बैंकों के पास रखी नकदी को घटाकर की जाती है। कैश इन सर्कुलेशन में सर्कुलेशन वाले नोट, रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के जैसे 1 रुपए का सिक्का, तो जो नोट है वो नोट और रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के जैसे कि 1 रुपए का सिक्का हो गया, और लघु मूल्य वर्ग के सिक्के जैसे 50 पैसे के शामिल होते हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं विश्व भर के केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था संबंधी चिंताओं के कारण अपना स्वर्ण भंडार जो है गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। देखिए यहां पर इसको डायग्राम के माध्यम से दिखाया भी गया है। RBI बिगेस्ट बायर सिंस अप्रैल 2020, ठीक है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने वर्ष 2022 की तीसरी तिमाही में रिकॉर्ड स्तर पर सोने की खरीदारी की है। भारतीय रिजर्व बैंक वर्ष 2022 की तीसरी तिमाही के दौरान ज्ञात खरीदारों में तीसरा सबसे बड़ा खरीदार है। इसने अपने स्वर्ण भंडार में 17.5 टन सोने की बढ़ोतरी की है। इस प्रवृत्ति के कारण क्या है? पहला, मतलब ये जो सिनारियो चल रहा है इसका रीजन क्या है? पहला, आर्थिक अनिश्चितता, वर्तमान में उच्च मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ रहा है, साथ ही वैश्विक समृद्धि को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है। ऐसे समय में सोने का उपयोग बिना किसी चूक अर्थात डिफॉल्ट जोखिम के मुद्रास्फीति से बचने के लिए एक साधन के रूप में किया जा सकता है। ऐतिहासिक रूप से सोना हमेशा से किसी देश के कोष का एक महत्वपूर्ण घटक रहा है। इसके अतिरिक्त डॉलर के अधिमूल्यन, एप्रिसिएशन, डॉलर की वैल्यू क्या हो रही, बढ़ रही है, के कारण देश के समग्र भंडार में इसका भारांश बढ़ जाता है। सोना इस भंडार को इसके आवश्यक रणनीतिक स्तर पर पुनर्संतुलित कर सकता है। अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के आधिपत्य से निपटने हेतु सत्तावादी ऑथोरिटेरियन सरकारों के केंद्रीय बैंक सोने पर निर्भर रहते हैं। सोने के आयात का प्रभाव क्या होता है? इससे चालू खाता घाटे में बढ़ोतरी होगी। ध्यान रखिए, ये सोना हम ज्यादा आयात करेंगे उससे क्या होगा? हमारा जो चालू खाता घाटा है उसमें बढ़ोतरी होगी। इसका उपयोग प्रायः अवैध गतिविधियों जैसे हवाला कारोबार, नशीले पदार्थों तस्करी आदि में किया जाता है। सोने के आयात को कम करने के लिए जो पहले या इनिशिएटिव लिए गए हैं उनकी बात करें तो इसमें 2 महत्वपूर्ण आपके योजनाएं हैं। पहला है स्वर्ण मुद्रीकरण योजना। इसका उद्देश्य देश में परिवारों और संस्थानों के पास रखे सोने को एकत्र करना था, उनका उत्पादक उद्देश्यों के लिए इसके उपयोग को सुविधाजनक बनाना है। दूसरा, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम और स्वर्ण मुद्रीकरण योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम स्वर्ण की ग्राम में अंकित सरकारी प्रतिभूतियां हैं। ये भौतिक सोने में निवेश करने के विकल्प के रूप में कार्य करती हैं। सोने के आयात पर सीमा शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। इस प्रकार से सोने के आयात को कम करने के लिए कुछ इनिशिएटिव है। आगे बात करते हैं पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, एंटीक्स एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट 1972। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 से जुड़ी गई याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में दावा किया गया था कि लगभग 100 वर्ष और उससे अधिक पुरानी फिलाटेलिक सामग्री जैसे स्टाम्प पेपर आदि को जो है पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 के तहत पुरावशेष नहीं है। यह अधिनियम पुरावशेषों और बहुमूल्य कलाकृतियों के निर्यात व्यापार को विनियमित करता है। इसका उद्देश्य पुरावशेषों की तस्करी और धोखाधड़ी के माध्यम से की गई उनकी सौदेबाजी को रोकना है। इसमें उन पुरावशेषों को शामिल किया गया है जो कम से कम 100 वर्षों से अस्तित्व में है। इनमें शामिल है पत्थर, टेराकोटा, धातु या हाथी दांत की मूर्तियां, कागज, लकड़ी, कपड़े, जानवरों की खाल आदि पर की गई चित्रकारी तथा पांडुलिपियां हैं। आगे बात करते हैं भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण एंथ्रोपोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। तो एंथ्रोपोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने अनूठी विरासत को बढ़ावा देने के लिए जनजातीय झोपड़ियों की प्रतिकृतियां बनाई हैं। ये जो भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण एंथ्रोपोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया है, ये जैव सांस्कृतिक अध्ययनों में मानव विज्ञान संबंधी अनुसंधान के लिए एक प्रमुख संस्थान है। यह दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र ऐसा संस्थान है जिसमें सरकारी व्यवस्था के तहत मानव विज्ञान संबंधी अनुसंधान किया जाता है। इसके उद्देश्य क्या है? पहला, भारत की जनसंख्या में शामिल जनजातियों और अन्य समुदायों का अध्ययन करना। दूसरा, मानव कंकाल अवशेषों का अध्ययन करना और संरक्षण करना। तीसरा, भारत की जनजातियों की कला एवं शिल्प के नमूने एकत्र करना। चौथा, प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करना। यह जो है आपका एंथ्रोपोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया
संस्कृत मंत्रालय के तहत कार्य करता है या के तहत प्रशासित है, इसको याद रखिएगा। आगे बात करते हैं नडाबेट के बारे में। तो देखिए, प्रधानमंत्री ने नागरिकों से सीमा दर्शन के भाग के रूप में नडाबेट और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों को यात्रा करने का आग्रह किया। नडाबेट है कहाँ, तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। नडाबेट को गुजरात का बाघा भी कहा जाता है। यह गुजरात के बनासकांठा जिले में भारत पाक सीमा पर अवस्थित है। भारतीय सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने वर्ष 1971 के युद्ध में शत्रु देश की सेना को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। सीमा दर्शन योजना जो है, यह गुजरात सरकार और बीएसएफ गुजरात फ्रंटियर के बीच एक संयुक्त पहल है। इस पहल का लक्ष्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले और बहुत कम आबादी वाले क्षेत्रों में सीमा पर्यटन को बढ़ावा देना है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और सीमा पार के गांवों से भारत में प्रवास को कम करना है। आगे बात करते हैं इंडो पैसिफिक एंडेवर 2022 के बारे में। तो यह एक समुद्री साझेदारी अभ्यास है। इसमें रॉयल ऑस्ट्रेलिया नौसेना और भारतीय नौसेना पार्टिसिपेट करती है। ध्यान रखिएगा, यह जो समुद्री अभ्यास है यह ऑस्ट्रेलिया और भारत की नौसेनाओं के मध्य में होता है। इसका आयोजन कहाँ किया गया, बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजित किया गया था। आगे बात करते हैं फाल्कन हैवी रॉकेट के बारे में। तो हाल ही में स्पेसएक्स ने फाल्कन हैवी रॉकेट को पृथ्वी की भूतुल्यकालिक जियो सिंक्रोनस कक्षा में प्रक्षेपित किया है। फाल्कन हैवी रॉकेट को दुनिया के सबसे शक्तिशाली परिचालनात्मक रॉकेट के रूप में जाना जाता है। इस रॉकेट की भार ढोने की क्षमता निम्न प्रकार है। पहला, निम्न भू कक्षा में लगभग 64 मीट्रिक टन और भूतुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा में जीटीओ में लगभग 27 मीट्रिक टन। जीटीओ क्या होता है, भूतुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा। जीटीओ वस्तुतः पृथ्वी से 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक अत्यधिक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा है। आगे बात करते हैं ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में। तो यह रोग जो है डिस्ट्रोफिन के लिए एक दोषपूर्ण जीन के कारण होता है। डिस्ट्रोफिन मांसपेशियों में मौजूद एक प्रोटीन है। यह एक आनुवंशिक रोग है। यह रोग सामान्यतः लड़कों को प्रभावित करता है। वर्तमान में इस रोग का कोई उपचार उपलब्ध नहीं है। हालांकि फिजियोथेरेपी और कार्टिकोस्टेरॉइड्स जैसी दवाएं इसके लक्षण को नियंत्रित करने तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर सकती हैं। आगे बात करते हैं बेलर्सिया ग्रोसिलिस के बारे में। तो यह स्कॉटलैंड में खोजा गया छिपकली का एक छोटा सा कंकाल है। यह 166 मिलियन वर्ष पुराना है। यह जीवाश्म इस तथ्य की पुष्टि करता है कि वर्तमान छिपकलियों के पूर्वज कैसे दिखते होंगे। इन पूर्वजों को स्क्वमाटा कहा जाता है। इस जीव समूह में सभी शल्क वाले सरीसृप आते हैं। स्क्वमाटा में छिपकली सहित उभयचर और सांप भी शामिल हैं। यह 10,000 से अधिक प्रजातियों और इनके लगभग वैश्विक वितरण के साथ एक बड़ा सरीसृप समूह है। आगे बात करते हैं पश्चिमी घाट में एपिस कैरिंजोडियन या भारतीय काली मधुमक्खी की खोज की गई है। शोध दल ने इस खोज के बाद एपिस इंडिका की स्थिति को एक वैध प्रजाति के रूप में बहाल कर दिया है। भारत में एपिस इंडिका की खोज वर्ष 1798 में हुई थी। भारतीय काली मधुमक्खी में अधिक मात्रा में शहद का उत्पादन करने की क्षमता होती है। इसके द्वारा उत्पादित शहद जो है सामान्यतः पाए जाने वाले शहद की तुलना में गाढ़ा होता है। इसका वितरण कहाँ पाए जाते हैं, तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और के कुछ हिस्सों में। नई खोज से दुनिया में मधुमक्खियों की प्रजातियों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 11 हो गई है। अब चर्चित स्थलों में पहले विक्टोरिया झील के बारे में बात करते हैं। तो हाल ही में तंजानिया का एक यात्री विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त होकर के विक्टोरिया झील में गिर गया था। विक्टोरिया झील को विक्टोरिया न्याजा के नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है। साथ ही क्षेत्रफल के आधार पर यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। इसके अतिरिक्त यह उत्तरी अमेरिका के सुप्रिया झील के बाद सतह क्षेत्रफल 68,800 वर्ग किलोमीटर के आधार पर दुनिया की ताजे जल की दूसरी सबसे बड़ी झील है। तो पहली सुप्रिया, दूसरी विक्टोरिया झील है। इसकी सीमा आप देखेंगे तो तंजानिया, युगांडा और केन्या से लगती है। इसके जलग्रहण क्षेत्र में रवांडा और बुरुंडी भी शामिल है। तो मेनली तंजानिया, युगांडा और केन्या के मध्य स्थित है। अंतर्वाह इसमें कागेरा, कटोंगा, शियो, याला, न्याडो, शोंदू, मिरू और मारा नदी द्वारा जल लाया जाता है। बहिर्वाह यहाँ से सफ़ेद नील नदी निकलती है। मतलब आती कौन कौन सी नदियाँ, तो उसकी बात की है। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, तो सफ़ेद नील नदी निकलती है। इसकी पारिस्थितिकी समझ जो खतरे हैं वो क्या है, वनों की कटाई, भूमि उपयोग परिवर्तन है, आर्द्रभूमि क्षरण है, आक्रामक प्रजातियों और कुपोषण है। एक फैक्ट और याद रखिएगा यहाँ के बारे में, जो विक्टोरिया झील है इससे होकर के विषुवत रेखा गुजरती है और एकमात्र ऐसी नदी है जिससे होकर के ऐसी झील जिससे होकर के आपके क्या हो रही है, ये विषुवत रेखा गुजर रही है।
आगे चलते हैं। अगला है ख्यारी सतम पहाड़, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान रखिएगा कि ख्यारी सतम पहाड़ कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। ख्यारी सतम पहाड़ से लापता एवरेस्ट पर्वतारोही एक जो है लापता हो गया था, उसके चीन में कैद होने की आशंका जताई जा रही, इसी वजह से यह पहाड़ जो है चर्चा में आया था। हिम से ढका ख्यारी सतम पहाड़, जो कि 6,900 मीटर ऊंचा है, पूर्वी कामेंग जिले के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह एक पवित्र पर्वत है जो वास्तविक नियंत्रण रेखा के समीप अवस्थित। इसका नाम अवांग ख्यारी, एक योद्धा, और सतम उसके ढाल कवच के नाम पर रखा गया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।